आज 15 अगस्त का दिन, जिस स्वतंत्रता को हम आज के दिन मनाते हैं, उसी स्वतंत्रता को ये हर रोज बचाते हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका द बड़ा भारत शो में। ट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, वो लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हर बार बुधवार उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन आए क्योंकि परमवीर चक्र अवार्डी सूबेदार मेजर कैप्टन श्री योगेंद्र यादव से आपको मिलवाने जा रहे हैं। 1999 का 13 मई से 26 जुलाई तक चलने वाला वो कारगिल का युद्ध, हनुमान जी ने जला दी थी रावण की लंका, योगेंद्र यादव ने बजाया था खौफ का पाकिस्तान में डंका। शरीर में 17 गोलियां लगने के बावजूद अकेले दुश्मन की चौकियों को नेस्त नाबूद किया। वो वीडियो आप मेरा पुराना देख चुके हैं योगेंद्र यादव जी के बारे में। आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं। टाइगर हिल सबसे डिफिकल्ट बैटल था, वो वहां तिरंगा फहराया था योगेंद्र यादव ने। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। इतना उत्साहित हूं मैं आज आपसे मिलके ना, आप मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर। आपने भारत को और बड़ा बनाया है सर। आपका दोबारा स्वागत है सर। आप लोगों से मिलकर के मुझे भी बहुत जो है खुशी हो रही है और मैं खुद उत्साहित हूँ कि देश के ऐसे ऐसे जो लोग और जो देश के युवाओं को इतनी ऊर्जा भर रहे हैं, तो इससे हमें भी ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए देश का हर सैनिक, आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप जैसे जो है लोगों को देख करके वो आगे बढ़ता है और बिना कुछ सोचे समझे सेना के दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ता है और दुश्मनों का नस्त नाबूद कर देता है। मेरे लिए आप कैप्टन योगेंद्र यादव नहीं है, मेरे लिए आप जनरल योगेंद्र यादव हैं। एक आम आदमी के लिए इंडिपेंडेंस डे मतलब छुट्टी का दिन है यादव जी। आज का दिन सब ऑफिस से छुट्टी, बच्चों को घुमा लाएं, को बढ़िया पिक्चर दिखा लाएं, कहीं शिमला पहाड़ों पे ले आएं। सोल्जर के लिए आज के दिन का क्या महत्व है? आज जो सीमा पे तैनात जवान, वो आज कैसे आज़ादी का त्यौहार मनाता है? जो सेना खड़ा है, सीमा के ऊपर से जो सैनिक खड़ा है, वो ये सोचता है कि उसको उसके जो है पूर्वजों ने ये एक मौका दिया है, उसको ये एक सौभाग्य मिला है कि वो आज देश की आज़ादी के इस वातावरण में खड़ा हुआ है। और फिर वो सैनिक है, उसने वर्दी पहनी है। वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, सही बात है। वो वर्दी इस देश का भरोसा और विश्वास है। वो तिरंगे की आन बान और शान है। तो उस वर्दी के लिए वो सैनिक यही देखता है कि जो उसको आज़ादी मिली है, उस आज़ादी की रक्षा के लिए वो दिन रात खड़ा होकर के अपने आप को अपने ड्यूटी के लिए समर्पित कर देता है। सूरज जैसा बनना है तो आपको सूरज जैसा जलना भी होगा। कारगिल के वॉर में शुरुआत का जो आपका समय था, मुझे पता लगा कि आपको खाना सप्लाई के लिए, राशन एम्युनिशन सप्लाई के लिए भेजा जाता था। और मैंने सुना सुबह 5:30 आप निकलते थे और रात को 2:30 बजे पहुंचते थे। 21 घंटा चढ़ाई होती, तब जाके आप वहाँ खाना, वहाँ राशन पहुँचा पाते थे। आप एक जूनियर वहाँ पे सपोर्ट के रूप में थे। पर वो पिक्चर आई थी, वो ऐसा करता था। वो कहता था कि अपने को कि फ्लावर नहीं मैं फायर है ना। वो तो फ्लावर नहीं था, मैं तो था फायर। सोल्जर बनने आया था, बना दिया सप्लायर। तो आपके मन में ये फीलिंग नहीं आई? और आपने बाद में जो है, आपको मैंने सुना कि आपके उत्साह को देख के आपको घातक प्लाटून के अंदर शामिल कर लिया गया। तो वो कैसे आपको शामिल किया गया कि इस टीम के अंदर, यार जो सबसे खतरनाक टीम में योगेंद्र यादव जी को लेना है? क्या था मतलब वो? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ एक युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। जो हम सोचते हैं कि अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, यार मेरी योग्यता ये है और मुझे ये काम मिलना चाहिए। मैं भी सोचता था, मैं तो क्योंकि जीता था उस चीज़ को कि मुझे राइफल मिले और मैं फ्रंट में जाकर के दुश्मनों का सामना करूं। लेकिन मेरे हाथ में थमा दिया पीछे जो है थैला कि बोला आपने अम्नेशन उठाओ और ऊपर जाओ। कुछ निराशा हुई, लेकिन 1-2 दिन के बाद जब उस काम को परखा, समझा कि यार ये काम तो हमसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फ्रंट में जो जवान लड़ रहा है वो मेरी वजह से लड़ रहा है। अगर मैं उसको राशन और अम्नेशन नहीं दो पाऊंगा, वो लड़ नहीं पाएगा। हम सर सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, 2 घंटे में वापस भी आते थे। ये 22 दिन तक कंटिन्यू चला। तो उस समय जो है बस वो जुनून ये पैदा होता रहा कि यार नहीं, मुझे उनके लिए पहुंचाना है, उनके लिए काम करना है। तो वो जो फ्लो आया, वो जो एक जो ऊर्जा बनती चली गई, वो सर एक अलग ही थी। तभी तो हम 15 में से 3 जवान सिर्फ ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे। टाइगर हिल की वो लड़ाई जिसकी आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिस कारण से मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपको देखे आज 15 अगस्त का दिन। टाइगर हिल की जो लड़ाई थी, ऑक्सीजन की कमी, दूसरी चीज स्टीप डिक्लाइन, ऐसा 90 डिग्री की पहाड़ी,
तीसरी चीज 16,500 फुट, थोड़ा और चढ़ते तो 8848 की हिमालय पर्वत की हाइट भी पकड़ लिए होते, मतलब 5,500 मीटर तो मुझे लगता हो ही गया होगा। और सामने दुश्मन की गोलियों की बौछार एक सुपर हीरो फिल्म की एक्शन सीन से कम नहीं, जहां कहते हैं कि मूवी में एक्शन और कट और एक्शन और कट, उसके बीच में आपकी जिंदगी, एक तरफ खतरा दूसरी तरफ खाई, खतरा पाकिस्तान से, खाई नीचे इधर। ऐसे में एक तरफ खतरा दूसरी तरफ खाई, योगेंद्र यादव जी इतनी हिम्मत कहां से जुटाई? ये हिम्मत इस हिंदुस्तान की माँओं से आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे और बेटियों को ये कहती है कि छाती का दूध पिलाया है, छाती पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए दुश्मन की तरफ बढ़ता है, कभी पीछे की तरफ नहीं हटता। उसको पता है सामने मौत है, लेकिन मौत को मार देता है और आगे बढ़ता चला जाता है। योगेंद्र जी, आपने बताया कि ट्रेनिंग बड़ी कठोर होती है आपकी, तो इस तरह का युद्ध जो आपने लड़ा, बड़ा भयानक युद्ध था और काफी लंबा युद्ध चला, और मतलब उसमें आप लोग को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, इसकी कोई ट्रेनिंग भी अद्भुत होती होगी? हाँ बिल्कुल, जो है अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ट्रेनिंगें होती हैं। हाईएल्टी के लिए अलग होती है, ग्लेशियर के लिए अलग होती है, और प्लेन के लिए अलग होती है। अब ये हाईएल्टी की लड़ाई थी, तो ये लड़ाई के अंदर आपको खाना पीना मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है। इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जब ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है सर्वाइवल ट्रेनिंग, उसमें आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसमें आपको 7 दिन के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा खाने पीने के लिए। आप जंगल में जाओ, आपको सर्प मिलता है, सर्प को खाओ, जो और चीज़ें मिलती हैं उनको खाइए। तो पहले बता दिया जाता है, ये सर्प दिखा दिए जाते हैं, यार इस तरह का सर्प होगा तो इसमें इतना जहर होता है, इतना काटना है, इसको आगे से पीछे से इतना काटोगे, बीच का बचेगा, ये इसमें कोई जहर नहीं है, इसको भूनो, खाओ, जियो। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है ये एक युद्ध के दौरान उसको काम आती है। सर्वाइवल ट्रेनिंग आपने भी ली थी ऐसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लिया था हमने। आपने क्या खाया उस 7 दिन में? उस समय सर्प ही खाने का मौका मिला। वाह वाह, विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास से कहते हैं कि विश्वास में आस है तब तक, जब तक आस है तब तक आपकी सांस है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी दीवार, उसमें 786 नंबर का बिल्ला था, उसमें उसको गोली लगी, बच गया। मैंने सुना आपकी जेब में 5 रुपए का सिक्का था, उस पर जब छाती पर गोली मारी तो आप बच गए। तो 5 रुपए के सिक्के की कहानी, वो जो पाकिस्तानी सोल्जर ने आपकी छाती पे जो गोली मारी थी और जब 5 रुपए के सिक्कों से आपकी ज़िंदगी बची, पहले तो पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कहानी सुनाइए क्या थी, और दूसरा 5 रुपए के सिक्के कहाँ हैं आज? वो नहीं, वो सिक्के तो अभी नहीं हैं। 5 रुपए के सिक्के थे। उस सिक्के की कहानी है क्योंकि सबसे जूनियर सिपाही था मैं। अच्छा। उस टीम का सबसे जूनियर। और तो जो लड़ाई से पहले कुछ दिन जब हमें रिहर्सल का और मेंटेनेंस का समय मिला था, तो जो आपस में बैठ कर के जो हमारे साथी थे वो ताश खेलते थे, पत्ते खेलते थे। तो ऐसी शर्त लगती थी कि बोला भाई, हाँ ये बिस्कुट का पैकेट जीता हमने। अब जूनियर था, बोला लेकर क्या कैंटीन से बिस्कुट का पैकेट, हमने पहले ला करके रखे थे। हम तो कहते, बोला भाई 5 रुपये फेंको, ये बिस्कुट का पैकेट। तो वो बिस्कुट का पैकेट देते थे, 5 रुपये लेते थे। अब वो 5 रुपये इसलिए इकट्ठे हो रखे थे कि टाइगर हिल पर लड़ करके जब लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ दुश्मन मारेगा तो ये सिक्कों उस समय बचाएंगे, ये पता नहीं था। लेकिन बचा भी क्यों? कहते हैं कि ये देश भारत माँ बोलते हैं। बोला ऐसे नहीं बोलते, ये मिट्टी और कंकड़ वाली ज़मीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है, और शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई, आपके शरीर को नहीं छुई? शरीर को नहीं छुई। फिर भी 17 गोलियां तो आपको लगी। ये तो मतलब कैसी कबड्डी आप खेले, हुतू तू हुतू करके छू के आप उनको आ गए, अनबिलीवेबल है। योगेंद्र जी, एक जो आम आदमी है ना, मैं भी कंपनी चलाता हूँ, हमारे ऑफिस में आज कई एम्प्लॉयज़ हैं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ साधारण आदमी का पेट खराब हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो वो डॉक्टर की गोलियाँ खाता है। आपने दुश्मन की 17 गोलियाँ खाई हैं जी, और वो आपको अपने मकसद से नहीं हिला पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल के पलों में आप इतने मजबूत कैसे बने कि 17 गोलियों के बावजूद आप दुश्मन को छोड़े नहीं, इधर बंकर फोड़ उधर बंकर फोड़, कैसे किया आपने ये? एक तो ट्रेनिंग थी हमारी ट्रेनिंग का जो जुनून है उसमें जुनून पैदा कर दिया जाता है। दूसरा एक इन्वायरमेंट जो होता है, एक सैनिक भी उसी माँ की तरह देखता है, माँ की तरह सोचता है, माँ की तरह करता है।
जिस तरह से एक माँ बाहर है और घर के अंदर बच्चे कमरे में आग लग जाए, उसका बच्चा अंदर है, तो माँ कभी ये सोचेगी नहीं कि मैं जल जाऊंगी, वो कूद जाएगी कमरे के अंदर और वहाँ से बच्चे को निकाल पाती है। तो जो हमारा सैनिकों के साथ जो एक आत्मिक लगाव होता है, आपस में इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप इतने गहरे होते हैं, तो उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब एक साथी को अगर गोली लग गई है तो वो रोता नहीं है, बल्कि बदले की आग में जलता है और घुर्रा करके शेर की तरह उनके ऊपर झपट्टा मार करके उनको बर्बाद कर देता है। योगेंद्र जी कहते हैं कि रेजिमेंट में ना सबके सब, आपने बताया एक फैमिली की तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की आपने बात करी, आपने बोला आपस में आत्मीय संबंध होता है तो मिल करके युद्ध करते हैं। वैसे तो एक उंगली भी अगर जख्म हो जाए तो पूरे हाथ को दर्द होता है, और अगर एक सैनिक अगर शहीद हो जाए तो पूरे रेजिमेंट को दर्द होता है। 527 सैनिक हमारे शहीद हुआ। 15 अगस्त के दिन उनको याद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए उनको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने अपने कई दोस्तों को खोते हुए देखा, उनके शव को पीछे छोड़ करके आप दुगनी ताकत के साथ दुश्मन से लड़ने का इस हिम्मत को जुटाते कैसे थे? जो एक मैं आपको बताया कि जो हमारी आत्मिक जो लगाव है, एक जो हमारा आपसी संबंध इतने गहरे हो जाते हैं, बहुत गहरे होते हैं। तो मैंने तो उन पलों को जिया है जो लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कटती है धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को भी जिया है। मैंने उन पलों को भी जिया है कि एक सैनिक का एक अंग कटता है लेकिन अंग की परवाह नहीं करता, फिर भी एक हाथ बचा है तो एक हाथ से राइफल लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ता है। मैंने उन पलों को जिया है कि मेरे सामने मेरा साथी मेरे फर्स्ट एड कर रहा है और यहाँ पे उसको गोली लग रही है, इधर से खून की फुहारें छूटते हुए पीछे की तरफ लेटता जा रहा है। मैंने उस पलों को भी जिया है कि मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, जो मेरा ट्रेनिंग का रूममेट था, और उसकी आखिरी शब्द क्या सुन पाता हूँ और उसको सीने में से प्रश्न लगता है, यहाँ से खून की फुहारें छूटती हैं, वो मेरे गोद में आकर के लेट जाता है। तो जो ये जो साथी है, जब एक घर का एक परिवार होता है, परिवार का एक कोई सदस्य शहीद हो जाता है, मर जाता है, तो पूरा सिविल परिवार रोना धोना शुरू करता है, लेकिन हमारा फौज का सैनिक रोता नहीं है, वो रुला देता है, वो रुलाता है दुश्मन को, उनका बदला लेने की चेष्टा करता है और आगे बढ़ता है। वही हमारे देश की सेना के सैनिकों की वो ताकत, वो सोच है कि वो सोचता है कि चाहे शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर रक्त का एक कतरा भी बचेगा और आखिरी सांस भी बचेगी तो वो सरजमी को छोड़ेगा नहीं। ये ताकत है हमारे देश की सेना की। तो हम भी उसी सेना के सैनिक थे, तो हम कैसे अपने बुजुर्गों के उस वक्तव्य को, उस वीरता को, शौर्य को धूमिल कर सकते थे। आपको उसके लिए परमवीर चक्र भी मिला और मिलना भी चाहिए था, पर मैंने सुना परमवीर चक्र आपके लिए एक प्राइज से ज़्यादा एक सरप्राइज था, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ था वो था मरणोपरांत दिया गया, जबकि आप हॉस्पिटल में थे, तब रिकवर हो रहे थे, आप जीवित थे। जी बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वो प्राइज और सरप्राइज के बीच में, जब आपको क्या लगा कि भाई ये तो मरणोपरांत दिया जा रहा है, मैं जीवित हूँ, ये किसी और को दिया गया, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, जो है 14 अगस्त 1999 को टीवी के ऊपर हमने 9:15 बजे के जो समाचार सुना, तो उसमें था कि 4 कारगिल में परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत 18 कैनेडियर। तो एक मेरा साथी था मेरे नाम का, तो हमने सोचा कि हमारे साथ युद्ध लड़ने वाला कम से कम एक सैनिक को परमवीर चक्र मिला है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। रात को बड़ी खुशियाँ मनी, सो गए हम। रात को 2 बजे के आसपास में नर्स आई, आकर के जगाया उसने, बोला आप अपना नाम बताइए, अपना नंबर बताइए। मैं कहा मैडम बेड कार्ड लगा हुआ है, इसमें नाम भी लिखा, नंबर भी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ। नहीं आप बताइए। मैं बताया, उनको बताने के बाद में 1 घंटे बाद फिर आई, बोला अपने परिवार की डिटेल दो। फिर मुझे कुछ शंका हुई, मैं कहा शायद हो सकता है मेरे परिवार में कोई घटना घटित होगी। फिर वो सुबह 4 बजे आई, बोलती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। किस लिए? बोला वो मुझे नहीं पता, आप दाढ़ी बना लेना, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई थी। मगर एक हाथ से मैडम दाढ़ी नहीं बनती है, मगर बार बार आएगा तो जब वो बनाएगा। तो नवा धुआ करके हमको जो है वहाँ बैठा दिया, चीफ का इंतज़ार करने लगे। 9 बजे चीफ साहब आए, आकर के उन्होंने जो है पीठ पर थपथपाई, बोला मुबारक हो। मैं किस बात की सर? बोला परमवीर चक्र मिला है। मैं कहा सर मैं तो जिंदा हूँ, मरणोपरांत मिला था। अरे वो आपका था। रात भर ढूंढते रहे कि यार इस नंबर वाला आदमी, ना तो उसकी लाश मिल रही है और ना वो जिंदा कहीं मिल रहा है। फिर हमें पता चला कि रात को हमें 2:30 बजे पता चला कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में वो बंदा है।
अग्निपथ स्कीम चल रही है, उसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का क्या विचार है अग्निपथ स्कीम को लेके? एक हिंदुस्तानी सैनिक का पहला कर्तव्य क्या होता है? दुश्मन को मारना या अपने साथियों को बचाना? 17 गोलियां लगने के बाद आपने कितने दुश्मनों को उड़ाया उस समय? युद्ध के दौरान क्या कभी कभी गोलियों के साथ गालियां भी काम आती हैं? आप अपने एम को लेके बड़े क्लियर थे, आप अपने एम को लेके बिल्कुल फोकस थे। आपको आर्मी में जाना, आपके पिता भी आर्मी में थे मैंने सुना जी। और आप शुरू से तैयार थे कि भी आर्मी में जाना है। 16 साल की उम्र में आपका हो गया, आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। पर ऐसे यूथ को, ऐसे युवा को जो समय लगातार भटक रहा है या तो मोबाइल फ़ोन के अंदर या वीडियो गेम के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर या इधर उधर तरह तरह की राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, उनको अगर आपको एक टिप देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एम क्लियर होना चाहिए। हमें एक जो हमारे रोल मॉडल है, मेरा रोल मॉडल था भगत सिंह, मेरा रोल मॉडल था चंद्रशेखर आज़ाद। वाह वाह। क्योंकि उन रोल मॉडल की ही जो अवचेतन मस्तिष्क के अंदर उनकी छवि अंकित थी। आप जिस जो बनना चाहते हो, आपने जब तक वो आपका आदर्श की छवि आपके मन मस्तिष्क के अंदर नहीं अंकित होगी, नहीं छपेगी, तब तक ये बॉडी का जो हार्मोन्स है, बॉडी की जो विचार है, सोच है, व्यवहार है, ये बदल ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकता। तो आज जो बच्चा है वो सिर्फ मोबाइल में देख रहा है। आज 11th में उसके विचार कुछ अलग होते हैं, 12th में आकर के कुछ और जा जाते हैं, 12th पास करने के बाद वो कुछ और बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज तक पेरेंट्स ने भी और बच्चे ने भी अपने गोल को निर्धारित ही नहीं करा, अपने एक आदर्श को समझा ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैंने देखा जीवन के अंदर कि जो घर है, जो परिवार है, माँ बाप जो उसके पहले टीचर होते हैं एक बच्चे के। मैंने तो पिता से जो है ना 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना था। वो अपने दोस्तों को बताया करते थे, हमें नहीं बताते थे, हम बैठ करके सुनते थे। तो वो कहते थे बोला लड़ाई के अंदर खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, फिर भी सैनिक एक जीता है। तो तभी एक मन के अंदर विचार पैदा हुआ कि यार पिता जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है, इसको यार जीना चाहिए। तभी फिर एक सैनिक की छवि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर छा गई, फिर मैं जीने लगा। योगेंद्र जी, ये जो मैसेज दिया ना अपने रोल मॉडल का, ये एक फ्रेमवर्क है। आज हर बच्चे को सवाल पूछना चाहिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। उसको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए मेरा रोल मॉडल कौन है। ये रोल मॉडल आपने एक बड़ा फ्रेमवर्क दे दिया है। मैं भी आज अपने आप को सोचने लगा हूँ वापस कौन रोल मॉडल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक रैपिड फायर राउंड की तरफ चलूंगा, उससे पहले एक छोटा पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर आपको ठीक लगे। एक अग्निपथ स्कीम चल रही है, उसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है और जहाँ कुछ लोगों को ने इसका बड़ा स्वागत किया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी करी है। तो योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का क्या विचार है अग्निपथ स्कीम को लेके? ये अग्निपथ अभी देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि 4 साल का जो एक रखा है इन्होंने, वो 4 साल के अंदर एक नया बच्चा 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उसके पास 3.5 साल बचते हैं और फौज की सिखलाई तो 28 साल करने के बाद में भी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हम 3.5 साल के अंदर वो बच्चा छुट्टी भी काटेगा और उसके 2.5 साल के आसपास उसकी सर्विस बचेगी। 2.5 साल में उसका सोच क्या होगी कि यार मुझे तो वापस जाना है। तो आपको लगता है समय कम है? समय कम है, समय कम है, पूरी तरह डेवलप भी नहीं होगा और कंट्रीब्यूट करने का समय आएगा तब तक वो बाहर हो जाएगा। पहला प्रश्न, 17 गोलियां लगने के बाद आपने कितने दुश्मनों को उड़ाया उस समय? घायल होने के बाद 5 को मारा। कैप्टन विक्रम सिंह बत्रा ने कहा था कि ये दिल मांगे मोर। टाइगर हिल को जब आपने जीता तो आपके मन में क्या आया? मेरे मन के अंदर सिर्फ एक ही विचार था, परमात्मा से यही अरदास करता था कि ये शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में लक्ष्य पर तिरंगा लहराना चाहिए और स्वरोच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम निकलना चाहिए। आपकी उम्र 19 साल थी उस समय, तो युद्ध में क्या लगता है कि जोश ज्यादा काम आता है या अनुभव ज्यादा काम आता है? अनुभव के साथ में जोश, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। अनुभव के साथ में जोश। सैम मानेकशॉ ने बोला था अगर कोई कहता है मुझे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये गोरखा डरता नहीं है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव को भी क्या कभी डर लगता है? उस टाइम पे नहीं लगता। आप बिल्कुल डरे नहीं थे? नहीं, इतनी गोलियां खाने के बावजूद? बिल्कुल नहीं डरा। चलो ऑफ बीट, क्या मानसिकता थी उस समय आपकी? इतनी गोलियां लगने के बाद मन में क्या विचार आया? बस मन के विचार यही था कि यार जो मेरे साथी शहीद हो गए हैं, ये सरजमी मेरी है और जब तक सांस है तब तक ये सरजमी अपने पास रखूंगा। ये जाने नहीं दूंगा जमीन, जाने नहीं दूंगा। ये टाइगर हिल वापस चाहिए मुझे। यस, इनको उखाड़ूंगा। इनको उखाड़ करके भगाना है और भगा करके ही आया। जंग के दौरान एक सोल्जर का साथी होता है उसका बैकपैक, जिसको पीठ पे टांग के चलता है,
वो भी बड़ा साथी होता है उसका। इस सर्वाइवल किट में होता क्या, हम कई बार सोचते हैं राशन होता है, एम्यूनेशन होता है, क्या साथ में लेके जाते हैं आप इसमें? इसमें 72 घंटे का जो है राशन होता है और अम्नेशन ज़्यादा होता है, राशन से ज़्यादा अम्नेशन होता है। उसके पास फील्ड पट्टी होती हैं। ऐसी क्या चीज़ खाने की लेके जाते हैं जो 72 घंटे चलती है? ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये सिर्फ जैसे शक्कर पारे हुए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये ही ज़्यादातर होता है। एक हिंदुस्तानी सैनिक का पहला कर्तव्य क्या होता है? दुश्मन को मारना या अपने साथियों को बचाना? दुश्मन को मारना। आपका पसंदीदा पेट्रियोटिक देशभक्ति का गाना कौन सा है? ये शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है, ये मेरा जो है फेवरेट है। फेवरेट सॉन्ग है शान तिरंगा मेरी जान। और लड़ाई के दौरान सबसे जो है फेवरेट रहा लोगों का जो है, क्योंकि उस समय चिट्ठियों का जमाना था कि चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। आजकल के जो स्कूल है, क्या उसके अंदर आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वापस जा सके योगेंद्र यादव, तो क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ पीछे बदलना चाहेंगे? पीछे बदलना चाहेंगे, क्योंकि उस समय हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी किसी भी सेक्टर की। तो उस समय अगर जो है वो अवेयरनेस होती तो शायद आज हम बहुत ऊपर होते। वाह वाह वाह। ऐसी कोई बात जो आज भी योगेंद्र सिंह यादव को दुख पहुंचाती है? कोई ऐसी बात आर्मी की जो आपको सताती है? नहीं, बस दुख तो वही पहुंचाती है कि मेरे 7 में से हम 6 साथी शहीद हो गए, आज वो मेरे साथ में नहीं। तो इतना फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग योगेंद्र यादव, क्या ऐसा योगेंद्र यादव भी कभी अकेले में रोता है? अभी रोता हूँ, पहले नहीं रोता था। क्योंकि जब आप उनकी याद आती है तो जिस तरह से मैं सोचता हूँ जैसे आज मैं जीवन जी रहा हूँ, शायद वो भी जीवन जी रहे होते। तो जब उनकी याद आती है तो आंसू निकल आते हैं। अगर आप सैनिक नहीं होते तो आप क्या होते? महात्मा होता। महात्मा होते। ओके, आपके मन में बहुत वैराग्य रहता है। बिल्कुल। युद्ध के दौरान मन करे तो उत्तर देना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। युद्ध के दौरान क्या कभी कभी गोलियों के साथ गालियां भी काम आती हैं? बहुत। क्योंकि गालियां तो एक जोश दिलवाती। जब दुश्मन सामने से गाली देगा, जब एक गाली देगा तो हम 3 गाली देंगे। तो वही है फौज का, अगर एक गोली चलाएगा तो हम 3 बुलेट मारें। तो क्या आज भी रिटायर्ड योगेंद्र सिंह यादव सरहद को मिस करते हैं? बहुत मिस करता। बॉलीवुड की बात कभी जस्टिफाई कर तो नहीं सकती है, फिर भी पूछ लेता हूँ कि लक्ष्य का ऋतिक रोशन या LOC कारगिल का मनोज वाजपेयी, किसने आपके रोल को जस्टिफाई किया? थोड़ा सा मनोज वाजपेयी ने। मनोज वाजपेयी ने। अभी मेरी बायोपिक आ रही है, ब्राव यादव के नाम से जो है चित्रांगना जी बना रही हैं, और लेकिन अभी हीरो डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि अभी मैंने भी उनसे बोला कि जो है हीरो बताओ, हीरो कौन है? बोला आप बताओ। मगर मेरे लिए तो जो है अक्षय कुमार है, मेरे लिए तो जो है सन्नी देओल है। बोला सन्नी देओल आ गया तो वो पहले नल उखाड़ी थी, अभी तो पूरा पाकिस्तानी उखाड़ के ले आएगा। कारगिल युद्ध के दौरान क्या कोई ऐसा गाना या ऐसा कोई नारा जो आपके प्लाटून के जो जवान थे उसमें बड़ा जोश भरता था, जो आप गाया करते थे? बिल्कुल। हमारा जो है एक हर रेजिमेंट का एक अपना गाना होता है, एक जो है उसका नारा होता है। आपका क्या नारा? हमारा नारा था सर्वदा शक्तिशाली। सर्वदा शक्तिशाली। सर्वदा शक्तिशाली, भारत माता की जय। और गाना था हमारा ग्रेनेडियर की जिंदगी, बहादुरों की जिंदगी, कि डर नहीं है मौत का, है जाने जाने की खुशी। ग्रेनेडियर की जिंदगी, बहादुरों की जिंदगी। एक युवा को आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि जीवन का पूरा जो उसका एम है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जो आज का जो युवा जो फौज में नहीं जाता है वो सिर्फ पैसे को महत्व देता है, फैसिलिटीज को महत्व देता है। लेकिन एक युवा अगर फौज के अंदर चला जाता है वो सिर्फ राष्ट्र को महत्व देता है। राष्ट्र को महत्व देता है। राष्ट्र ही सब कुछ है। योगेंद्र यादव जी, हम चैन से सो पाए, कहते हैं कि इसीलिए वो आपका साथी सो गया। हम चैन से सो पाए इसीलिए वो आपका साथी सो गया। वो भारतीय फौजी ही था जो आज शहीद हो गया। दुनिया के सारे पुरस्कार एक तरफ और सीने पे परमवीर चक्र की चमक एक तरफ। योगेंद्र जी, आप और आप जैसे भारत के वीरों को हम शत शत नमन करते हैं। आपके आने से आज बड़ा भारत शो हमारा और भी बड़ा हो गया है। और ये बड़ा भारत शो
ऑडियंस आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आज आपको वीडियो शेयर करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आज आप खुद भी शेयर करेंगे, अपनी ड्यूटी समझ के शेयर करेंगे। शायद देशभक्ति का जो मतलब भूल गए ना हमारे देश के आज यंगस्टर युवा, आप उनको ये मतलब दिखाएंगे, पहुंचाएंगे, योगेंद्र सिंह यादव जी की कहानी उन तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए कि अगले हफ्ते आप किनसे मिलना चाहते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। इस बड़ा भारत शो में आपका वापस आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो को उन सब तक पहुंचाने के लिए जिनको आप एक दिशा देना चाहते हैं। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र यादव जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू।